मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटू की कहानी बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी निस्वानी आवाज़ आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था, इसलिए नहीं कि इसमें कोई ख़ास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी औराक करम खुर्दा थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया ही था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से आरिजी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही बेजरर और मुखलिस आदमी था। इसलिए दोस्त यार उसके रोज़ाना अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में एक पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, जफाकश था। कई कई दिन फाके से रह सकता था। इसके मुतल्लिक उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन ही से घर छोड़ छाड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बम्बई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज़ की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते, तुम काम फिर भी ना करोगे। मनमोहन आह भरकर जवाब देता, काम? मैं मुजस्सम काम बन जाऊंगा। दोस्त उससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज़ आई, 44457। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हाँ। निस्वानी आवाज़ ने पूछा, आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो मनमोहन ने कहा, फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? आवाज़ ने जवाब दिया, आपसे। मनमोहन ने जरा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई ऐतराज़ है? मनमोहन सटपटा सा गया। जी जी नहीं। आवाज़ मुस्कुराई, आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? आवाज़ आई, जी हाँ, तो कीजिए। थोड़े वक्फे के बाद आवाज़ आई, समझ में नहीं आता क्या बात करूं, आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। ये कहकर मनमोहन ने थोड़ी देर सोचा। नाम अपना बता चुका हूँ। आरिजी तौर पर ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ्ता से इस दफ्तर के बड़े मेज़ पर सोता हूँ। आवाज़ मुस्कुराई, फुटपाथ पर आप मसहरी लगाकर सोते थे। मनमोहन हंसा। इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते मुझे एक ज़माना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूँ। आवाज़ मुस्कुराई, कैसे ऐश? मनमोहन ने जवाब दिया,
एक किताब मिल गई थी यहाँ से, आखिरी औराक गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ। सालिम किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ। आवाज़ हंसी। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, मनमोहन ने तकल्लुफ़ से कहा। आपकी जर्रा नवाजी है। आवाज़ ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद पूछा, आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारी दिन आवारा गर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। आवाज़ ने पूछा, ये ज़िंदगी आपको अच्छी लगती है? मनमोहन सोचने लगा। ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? थोड़े वक्फे के बाद मनमोहन ने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी, जबकि एक अरसे से बसर कर रहा हूँ। आवाज़ हंसी। मनमोहन ने कहा, आपकी हंसी बड़ी मुतरन्निम है। आवाज़ शर्मा गई। शुक्रिया। और सिलसिला एक गुफ्तगू मुनक्ते कर दिया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे जब मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइयाँ लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आदाब अर्ज़ मनमोहन साहब। आदाब अर्ज़। मनमोहन एकदम चौंका। ओह आप? आदाब अर्ज़। तस्लीमात। आवाज़ आई, आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ, यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आवाज़ मुस्कुराई। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना पड़ता है। आवाज़ हंसी। मनमोहन ने पूछा, कल आपने एकदम टेलीफोन बंद कर दिया? आवाज़ शर्माई। आपने मेरी हंसी की तारीफ़ क्यों की थी? मनमोहन ने कहा, लो साहब, ये भी अजीब बात कही आपने। कोई चीज़ जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये शर्त आप मुझ पर आयद नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूँगी, बड़े शौक़ से। आपको मेरी नाराज़गी का कोई ख्याल नहीं। मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज़ नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ़ ना करूं तो मेरा जौक मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये जौक मुझे बहुत अजीज़ है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माफ़ कीजिएगा, मैं मुलाजिमा से कुछ कह रही थी। आपका जौक आपको बहुत अजीज़ है। हाँ, ये तो बताइए आपको शौक़ किस चीज़ का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम। मेरा मतलब है आपको क्या आता है? मनमोहन हंसा। कोई काम नहीं आता। फ़ोटोग्राफ़ी का थोड़ा सा शौक़ है। ये बहुत अच्छा शौक़ है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। आवाज़ ने पूछा, कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मनमोहन हंसा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं, दोस्त से मांगकर शौक़ पूरा कर लेता हूँ। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नज़र में है, वो खरीदूँगा। आवाज़ ने पूछा, कौन सा कैमरा? मनमोहन ने जवाब दिया, रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर खामोशी रही। इसके बाद आवाज़ आई, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर दरियाफ़त किया। मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहेंगी तो मैं आपको टेलीफ़ोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रहा।
मैं जब आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आवाज़ मुस्कुराई। आप अजीबोगरीब आदमी हैं। मनमोहन मुस्कुरा दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूँ। चंद सेकंड खामोशी रही। आप फिर सोचने लगी। जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सूझ नहीं रही थी तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। फिर सही। आवाज़ किसी कदर तीखी हो गई। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और कहा 44457। आवाज़ आई, मिस्टर मनमोहन। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हाँ मनमोहन। इरशाद। आवाज़ मुस्कुराई। इरशाद ये है कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई है। मनमोहन ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगड़ानी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपने टेलीफोन किया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है। मनमोहन ने एक लम्हा सोचा। जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आवाज़ ने पूछा, मैं कुछ रुपए आपको भेज दूँ? मनमोहन ने जवाब दिया, भेज दीजिए। मेरे फनांसरों में एक आपका भी इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्ज़ी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फ़ोन करती है। आवाज़ से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही मुतरन्निम थी। गुफ्तगू से ये साफ जाहिर है कि तालीम याफ्ता और महजब है। बहुत देर तक वो उसके मुतल्लिक सोचता रहा। इधर क्लार्क ने 11 बजाया, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, मिस्टर मनमोहन। जी हाँ मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज़ पर लेटा आपकी आवाज़ से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं, बनाने की कोशिश ना कीजिए। मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ़ कीजिएगा। अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफ़रत है। आवाज़ मुस्कुराई। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफ़रत नहीं पैदा करना चाहती। थोड़ी देर खामोशी रही। मनमोहन ने पूछा, कुछ सोचने लगी? आवाज़ चौंकी। जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आवाज़ हंस पड़ी। आपको गाना सुनाऊं? ज़रूर, ठहरिए। गला साफ करने की आवाज़ आई। फिर गालिब की ये गज़ल शुरू हुई। नुक्ता ची हैं गमे दिल, सहगल वाली नई धन थी। आवाज़ में दर्द और खुलूस था। जब गज़ल ख़त्म हुई तो मनमोहन ने दाद दी, बहुत खूब, जिंदा रहो। आवाज़ शर्मा गई। शुक्रिया, और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गज़ल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी ना बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज़ पर लेट गया और कुढ़ने लगा।
वही किताब जिसको वो 20 मर्तबा पढ़ चुका था उठाई और वर्क गर्दानी शुरू कर दी। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? वही आवाज़ आई, मैं। मनमोहन का लहजा तेज रहा। इतनी देर तुम कहाँ थी? आवाज़ लर्जी। क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ। ना नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है। हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। आवाज़ आई, मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूँगी। आप? मनमोहन ने बात काट कर कहा, देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो। मुझसे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। आवाज़ मुस्कुराई, आज की माफ़ी चाहती हूँ। कल से बाकायदा सुबह और शाम फ़ोन आया करेगा आपको, ये ठीक है। आवाज़ हंसी, मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। मनमोहन मुस्कुराया, माफ़ करना, इंतज़ार से मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो अपने आप को सज़ा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया। चाहिए तो ये था कि मैं चला जाता, लेकिन बैठा दिन भर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा। बचपना है साफ। आवाज़ हमदर्दी में डूब गई। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैंने कसदन सुबह टेलीफोन ना किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए आप इंतज़ार करेंगे या नहीं? मनमोहन हंसा, बहुत चालाक हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बेहतर कब तक लौटिएगा? आधे घंटे तक। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फ़ोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई। मनमोहन ने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला मुनक्ते हो गया। अब हर रोज़ सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपका। बाअज़ औकात घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे ना टेलीफोन का नंबर पूछा, ना उसका नाम। शुरू में उसने उसकी आवाज़ की मदद से तख़य्युल की पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज़ ही से मुतमईन हो गया था। आवाज़ ही शक्ल थी, आवाज़ ही सूरत थी, आवाज़ ही जिस्म था, आवाज़ ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? मनमोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ है, जो कि बहुत मुतरन्निम है। इसमें क्या शक है? एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी, मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? मनमोहन ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? मोहन एकदम उदास हो गया। इस क्यों का जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा। अगर कोई जवाब ना मिले तो बड़ी कोफत होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। दिन में 2 मर्तबा उसका फ़ोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है। 7-8 रोज़ में वो बम्बई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर अफसुर्दा हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? मनमोहन ने जवाब दिया, कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं है? कई दोस्त हैं जिनके टेलीफोन हैं, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हारी आवाज़ कोई और सुने। वजह? मैं बहुत हासिद हूँ। वो मुस्कुराई, ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत ख़त्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी अफसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत ख़त्म हो।
अब फिर उसने उसकी आवाज़ की मदद से अपने तख़्यूल के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश शुरू की। कई तस्वीरें बनी मगर वो मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है। उसने टेलीफ़ोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसको देखूंगा। दूसरे रोज़ जब उसका टेलीफ़ोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहाँ मेरी बादशाहत ख़त्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर बता दोगे। कहा था। इसका ये मतलब है तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगे, मैं तुम्हें देख सकूँगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं, फिर कुछ सोच कर कहा, मैं ज़रा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज ही एक दोस्त से कह रहा हूँ, वो मुझे सूट दिलवा देगा। वो हंस पड़ी। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगी। मनमोहन ने जज्बाती अंदाज में कहा, तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफ़ा हो सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एग्जेक्टा कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फ़ोटो उतारो। मनमोहन मुस्कुराया। इस शर्त का फ़ैसला मुलाकात पर करूंगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई। इसके बाद उधर से वो बोली, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफ़ोन नहीं कर सकूंगी। मनमोहन ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों? मैं अपने अजीज़ों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूँगी। मुझे माफ़ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने हरारत महसूस की। सोचा कि ये इज्मी हलाल शायद इसलिए है कि उसका टेलीफ़ोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। बदन तपने लगा। आँखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज़ वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आता था। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उस पर हिजयानी कैफियत तारी हुई। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफ़ोन पर अपनी महबूब आवाज़ के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफ़ोन बोल रहे हैं। सीने में घुंघरू बज रहे थे। चारों तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें थीं। चुनांचे जब टेलीफ़ोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज़ ना पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफ़ोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होंठों पर लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, हेलो मोहन। मनमोहन की आवाज़ लड़खड़ाई। हाँ मोहन, जरा ऊंचा बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा मगर वो उसके हलक में ही खुश्क हो गया। आवाज़ आई, मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? मनमोहन का सर घूमने लगा। आवाज़ आई, क्या हो गया है तुम्हें? मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बादशाहत ख़त्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। आवाज़ आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 5 नोट 314, 5 नोट 314। सुबह फ़ोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगा।